हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हम अपने ऋग्वैदिक इरा का जो भी हम अपने वैदिक इरा वाला डिस्कशन कर रहे थे, उसी डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। ये पार्ट 2 होगा। यहाँ पे गलती से पार्ट 1 पड़ा हुआ है, लेकिन ये पार्ट 2 है। हम ऑलरेडी एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देखें। इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे जो टेक्स्ट हैं ऋग्वैदिक कल्चर के और लेटर वैदिक कल्चर के जो टेक्स्ट हैं उनके बारे में। जैसे कि ये है अर्ली वैदिक लिटरेचर, और इसको ऋग्वैदिक कल्चर भी बोलते हैं। इसकी टाइमलाइन की बात करें तो 1500 से 1000 BC इसका टाइमलाइन हो गया। और इसमें जो आते हैं वो ऋग्वैदिक संहिताज और अदर टेक्स्ट इसी फैमिली के। फैमिली से मतलब क्या, मतलब इसी फैमिली की सारी बुक्स। फैमिली इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो सारे टेक्स्ट कंपोज किए हैं एक ही फैमिली के पोइट्स ने किए हैं। जैसे कि विश्वामित्र हो गए, वशिष्ठ हो गए, भरद्वाज हो गए, तो ये सारे मतलब एक ही फैमिली के पोइट्स थे। इस वजह से इसको फैमिली टेक्स्ट बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेटर वैदिक लिटरेचर। इसकी टाइमलाइन की बात करें तो ये 1000 से 500 BC होगी। और इसमें जो जो टेक्स्ट है, मतलब इसके जो लिटरेचर है वो है 1, 8, 9 एंड 10। ये ऋग्वेदा संहिता की जो बुक्स है उसके 1, 8, 9 और 10 वाला जो बुक है वो हमारा लेटर वैदिक लिटरेचर में आता है। और साथ ही सामवेदास के संहिताज होंगे, यजुर्वेदास के अथर्ववेदा और अरण्यनाज, ब्रह्मनाज, उपनिषद। अच्छा, ये 4 क्या है, ये वेदास के पार्ट है, किस वेद, ये सब आगे फर्दर डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। ठीक है। तो अभी इतना ही थोड़ा समझ लें कि इसकी टाइमलाइन क्या है और इसमें कौन से आते हैं, और बाकी जो इसका मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से जो डिस्कशन होगा वो आगे होगा। अभी एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो ले सकते हैं। जैसा कि हमने ये पहले भी जाना कि जो हमें ऋग्वेदा जो वेदा कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है तो वो ये सारे वैदिक लिटरेचर से ही मिलती है। यही हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। जो वर्ड वेदा है ना, उसका मतलब ही है नॉलेज। और ये जो वैदिक लिटरेचर है ना, वो ऐसा नहीं है कि मतलब जिस वक्त पे थी ये वहीं उसी वक्त पे इसको मतलब लिखा गया हो, हैंड रिटन हो इसके नोट्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा है जनरेशन बाय जनरेशन ये इसकी जो मतलब ये मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये आगे फॉरवर्ड हुई है। वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हुई है। जैसे मतलब कि आपने मुझे सुनाई, मेरे मतलब एंसेस्टर ने मुझे सुनाई, फिर मैंने अपने आगे वाली जनरेशन, इस तरीके से फर्दर इसका जो है वो फॉलो हुई है एक दूसरे के थ्रू। वर्ड ऑफ माउथ इसका जनरेशन बाय जनरेशन ये आगे और इवॉल्व हुई है। ओके। और बाद में क्या हुआ कि इसको बाद में मतलब काफ़ी सालों बाद इसको कंपाइल किया गया, मतलब लिखा गया। इसका जो पहला सर्वाइविंग मैन्यूस्क्रिप्ट है ना वो 11वीं सेंचुरी में मिलता है। ऐसा होगा कि शायद पहले भी लिखे गए होंगे, मतलब इसको कंपोज किया गया होगा, लेकिन ये इसका मतलब वो मिला नहीं एविडेंस। जो पहला एविडेंस मिलता है इसका वो 11वीं सेंचुरी से ही हमें मिला है। ओके। और हमारे 4 वेदास हैं, और ईच अब अभी देखो हमारे वेदास हैं 4, और ईच वेदास के 4 पार्ट है। पहला हो गया, एक सेकेंड में नेक्स्ट स्लाइड में हमारे वेदास हैं 4 वेदास। ओके। और ईच वेदा के 4 पार्ट हैं। पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया संहिता, ब्राह्मणा, आर्यंका एंड उपनिषद। ये हमारे चारों वेदास के पार्ट हैं। 4 वेदास तो जैसे कि ये दे रखे हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम 1 बाय 1 सारे वेदास के बारे में बात करेंगे। तो हम ऋग्वेदा की बात करें, ये जो है वो ओल्डेस्ट वेदा है, सबसे पुराना वेदा ये है। और इसमें जो अर्ली वैदिक पीपल की कैसी लाइफ होती थी उसकी जानकारी हमें मिलती है। अच्छा, यूनेस्को है ना, यूनेस्को ने भी मतलब इसको इंक्लूड किया है ऋग्वेदा को लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज। क्या बोला, यूनेस्को ने इसको ऋग्वेदा को इंक्लूड किया है लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज। और इसमें हाइम्स की बात करें, थोड़ी ये फैक्चुअल है, इतना ज़्यादा इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। इस नॉलेज को थोड़ा ओवरव्यू ले सकते हैं बस। हाइम्स की बात करें 1028 हाइम्स हैं, जिसको सुक्ताज भी बोलते हैं। और ये डिवाइडेड हैं 10 मंडल और बुक्स में। और मंडलों की बात करें तो पहला मंडल जो है
वो डेडिकेटेड है अग्नि और इंद्र के लिए। अब ये अग्नि और इंद्र क्या थे, ये उनके कुछ मतलब जो भी थे, आगे बात करेंगे इसके बारे में। और सूर्य को, मित्र को, रुद्र को और विष्णु को, ये सारे मंडल पहले में डिपिक्ट है। मंडल 2 की बात करें, मंडल 2 में 2 to 7 मतलब 2 से लेके मंडल 7, ये ओल्डेस्ट पार्ट है। मतलब ऋग्वेदा तो ओल्डेस्ट है, ये उसका भी ओल्डेस्ट पार्ट है ऋग्वेदा का, मंडल 2 से लेके 7 तक। और इसको हम बोलते हैं फैमिली बुक। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था कि ये जो मतलब एक ही फैमिली के लोगों ने इसको कंपोज किया था, जो ऋषिज थे, इसी वजह से इसको फैमिली बुक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट मंडल, एक सेकंड, ये कैसे क्लियर हो। नेक्स्ट है हमारा मंडल 8। मंडल 8 में जो है यहाँ पे हाइम्स दे रखे हैं जो डेडिकेटेड हैं काफ़ी सारे उनके जो गॉड्स होते थे उनके लिए। और इसमें जो मोस्टली कंपोज किए गए हैं वो एक कानवा, इसको क्या बोलेंगे, KANVA, एक क्लैन थी उसके द्वारा इसको कंपोज किया गया था। नेक्स्ट मंडल है मंडल 9। इसमें सारे जो हाइम्स है वो सोम के लिए, एंटायरली जो हाइम्स है वो सोम के लिए डेडिकेटेड है, सोमा के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हमारा आता है 10, 10वां मंडल जो है। 10वां मंडल में जो एक नादी स्तुति सुक्ता को मतलब है उसमें कि रिवर्स को प्रेज किया जा रहा है, मतलब रिवर्स की तारीफ मतलब प्रेज करना जो भी है, उसमें रिवर्स को प्रेज किया जा रहा है। और इसमें साथ ही नसादिया सुक्ता भी है, पुरुष सुक्ता है, और इसमें हाइम्स भी हैं जो ट्रेडिशनली चैंटेड हैं, जो मतलब जो शादी के समय और डेथ के समय जो रिचुअल्स होते हैं ना उसके बारे में, जो मंत्र वगैरह जो भी हाइम्स है वो सब दे रखे हैं मंडल 10 में। तो मैरिज और अगर डेथ की रिचुअल से रिलेटेड हो तो मंडल 10 होगा, ओके। और थोड़ी एडिशनल बात करें हम, जो ऋग्वेदा का उपवेदा होगा वो होगा, हम क्या बात कर रहे थे, जो ऋग्वेदा का उपवेदा होगा उसको हम बोलेंगे आयुर्वेदा। आयुर्वेदा जो है वो ऋग्वेदा का उपवेदा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा वेद है सामवेद। सामवेदा के बारे में अगर हम बात करें तो इसको वेदा ऑफ चैंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जनरली क्या है, अभी एक ट्रिक बताऊं मैं आपको, एस फॉर सामवेदा हो गया और एस फॉर संगीत हो गया। मतलब ये जो है ये म्यूज़िक से रिलेटेड है, इसमें म्यूज़िकल नोटेशंस वगैरह और सैक्रेड सॉन्ग्स की परफॉर्मेंस ये सब दे रखा है। अच्छा, इसमें ना एक ध्रुपद राग सुना होगा आपने, ध्रुपद राग भी जो है वो इसी में दे रखा है। इसको बहुत ही फेमस एक पोइट थे, अकबर के दरबार में रहा करते थे, ये तानसेन म्यूजिशियन जो थे, तानसेन ने भी इसको बाद में गाया है, अकबर के जो टाइम पे थे। और साथ ही सामवेदा का जो उपनिषद होगा उसको बोलते हैं गंधर्व वेदा। सामवेदा के उपनिषद को बोलते हैं गंधर्व वेदा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा वेदा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद की अगर ब्रॉडली बात करें तो इसका भी एक ट्रिक है, वाई फॉर यजुर्वेद हो गया यजुर, और वाई फॉर हो गया यज्ञ। कैसे लिखेंगे नहीं पता नहीं मुझे। हाँ, तो यजुर्वेद जो है इसमें मेनली क्या दे रखा है, वर्शिप और रिचुअल नॉलेज ये सब दे रखी है। सेक्रीफाइसेस जो उस समय पे होते थे उसकी क्या मतलब प्रोसीजर था ये सब दे रखा है। और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद होता है जिसको वाइट यजुर्वेद भी बोलते हैं। इसमें केवल मंत्रास दे रखे हैं, मतलब केवल मंत्र दे रखे हैं। और नेक्स्ट है सेकंड वाला जो है वो है कृष्ण यजुर्वेद, और इसको ब्लैक यजुर्वेद भी बोलेंगे। इसमें क्या है, मंत्र के साथ साथ ना उसका प्रोज का एक्सप्लेनेशन या फिर कमेंट्री बोलें वो दे रखा है। जैसे क्या मैं बताऊँ, जैसे रामायण होती है, रामायण में पहले वो संस्कृत में 2 मतलब जो दे रखा होता है उसके बाद उसकी कमेंट्री हिंदी में लिखी होती है। तो इसी तरीके से यही अंतर है, पहला जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें केवल मतलब मंत्र दे रखे हैं, और जो सेकंड वाला कृष्णा और या फिर ब्लैक यजुर्वेद इसमें मंत्र के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन और उसकी कमेंट्री भी दे रखी है। इसके एक सेकेंड, इसके भी उपवेद की बात करें तो इस धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद जो होगा वो होगा धनुर्वेद। क्या होगा, धनुर्वेदा, यजुर्वेद का उपवेद।
और बाकी ऋग्वेदा का क्या बताया था, याद करें। ऋग्वेदा का था बहुत ही मतलब सिंपल है, आयुर्वेद। ऋग्वेदा का जो वो उपवेद था वो था आयुर्वेद, ठीक है। और सामवेद का क्या था, सामवेद का था गंधर्व वेद। ऋग्वेदा का हो गया आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और यजुर्वेद का धनुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेद आता है फोर्थ एंड लास्ट वन, अथर्ववेदा। तो जो अथर्ववेद है इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको ऐसे ही याद करना होगा। अथर्ववेद का मतलब से है, इसमें जादू टोना जो तांत्रिक क्रियाएं वगैरह होती है ना, मैजिक स्पेल्स, ये सब दे रखा है। जो मतलब डेंजर और ईविल मतलब आत्मा प्रेत भूत जो भी होता होगा, मतलब तांत्रिक क्रियाओं के बारे में, उनके रिचुअल्स के बारे में, उसी सब के बारे में अथर्ववेदा में हमें मिलता है डिस्क्रिप्शन। इसको कंसीडर किया जाता है कि ये जो है जो नॉन आर्यन वर्क है, मतलब कि आर्यंस के द्वारा नहीं लिखा गया है। थोड़ा मतलब उनके हिसाब से ये छोटी बात हो गई होगी, नीचे जैसे भी कंसीडर करते हैं इसको, कंसीडर ऐसा किया जाता है कि ये नॉन आर्यन वर्क है। और ये क्लासीफाई है 20 खंड है इसके, या फिर बुक्स बोल रहे हैं 20 खंड्स में, जिसमें 711 हाइम्स आते हैं, ठीक है। 20 खंड और 711 हाइम्स, खंड बोल रहे हैं या फिर किताब बुक बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, और 711 हाइम्स है इसमें। इसके उपवेद की बात करें तो शिल्प वेदा इसका उपवेद है अथर्ववेद का, ठीक है। अथर्ववेद जो है वो क्या बोला मैं भी भूल गई, अथर्ववेद का जो उपवेद है शिल्प वेदा। तो अभी थोड़ा सा एक बार रिवाइंड कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। ऋग्वेदा हो गया, किससे, सामवेदा, इस ट्रिक बताई थी मैंने, ये संगीत से रिलेटेड है। हाँ, ऋग्वेदा का जो उपवेद होगा क्या था, आयुर्वेदा। और सामवेद संगीत से हो गया। सामवेद का उपवेद क्या था, याद रह भी गया है, सामवेद का उपवेद था गंधर्ववेदा, ओके। यजुर्वेद यज्ञ वगैरह से रिलेटेड था, ठीक है। और इसका जो उपवेद क्या था, इसका था धनुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट अथर्ववेद लास्ट, अथर्ववेद का था शिल्पवेदा। अथर्ववेद किससे रिलेटेड था, तांत्रिक क्रियाओं से वगैरह, मैजिक जादू टोना ये सब था उसमें, ठीक है। शिल्पवेदा। तो ये हमारा मतलब एक ओवरव्यू लिया है अभी हमने, ज़्यादा नहीं वेदास के बारे में। नेक्स्ट जो मतलब वैदिक कल्चर के जो और टेक्स्ट हैं, जैसे ब्रह्मनाज हो गया और अरंग्याज उपनिषद, इसके बारे में वेदांता वेदांगा और इसके बारे में तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो भी ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, बाय।